तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ZEE5 पर हाल ही में रिलीज हुई एक बेहतरीन थ्रिलर मिस्ट्री मूवी को, जिसका नाम है भागवत चैप्टर 1 राक्षस। ये फिल्म जितनी सस्पेंस से भरी है, उतनी ही गहराई में उतरती है इंसान की मनोविज्ञान और अंधेरे में छिपे उस राक्षस तक, जो दिखता इंसान है पर सोच रखता है शैतान की। फिल्म की कहानी आपको धीरे धीरे खींच ले जाएगी उस अंधेरे सफर पर, जहां हर कदम पर छिपा है झूठ, डर और एक दर्दनाक सच्चाई। फिल्म को डायरेक्ट किया है अक्षय श्री ने और IMDb रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10। देखने में फिल्म बहुत ही इंटेंस है और अगर आपने असुर सीरीज देखी है तो आपको थोड़ी बहुत वैसी ही फील जरूर आने वाली है। रहस्यमयी, सोचने पर मजबूर करने वाली और झकझोर देने वाली। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं सीधे फिल्म की कहानी की तरफ। कहानी शुरू होती है अक्टूबर 2009 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर रॉबर्ट्सगंज से। एक माँ बार बार अपनी बेटी पूनम को कॉल कर रही होती है। फोन की रिंग बार बार बजती है, लेकिन फिर स्विच्ड ऑफ की ठंडी आवाज गूंजती है। अब पूनम की माँ का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो बेचैन है, परेशान है, क्योंकि पूनम सुबह ऑफिस से हाफ डे लेकर वापस घर आने वाली थी, लेकिन रात हो चुकी थी और अब तक उसकी कोई खबर नहीं। वो डर के मारे अपने पति और बेटे को ये बात बताती है। पूरा परिवार हिल जाता है। बड़ा भाई तुरंत पूनम को ढूंढने निकलता है। शहर के कोने कोने में तलाश करता है, लेकिन पूनम का कोई नामो निशान नहीं मिलता। वो खाली हाथ लौट आता है। घर में अब सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर थी एक माँ की चीख, एक भाई की बेबसी और एक पिता का टूटा हुआ विश्वास। अब धीरे धीरे एक और बात सामने आती है। पूनम का एक बॉयफ्रेंड था। वो दूसरे धर्म से ताल्लुक रखता था। परिवार और समाज दोनों ही नाराज थे। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि लड़का मुंबई वापस चला गया है, सभी को शक होता है वही पूनम को लेकर भाग गया होगा। शहर में अब अफवाहों की आग फैलने लगती है। एक छोटे से गुमशुदगी के केस ने अब इंटर रिलीजन प्रोटेस्ट का रूप ले लिया था। उसी दौरान कहानी का दूसरा धागा खुलता है। लखनऊ, अक्टूबर 2009। एक पुलिस इंस्पेक्टर के ऊपर इंक्वायरी कमीशन बैठा है। उसका नाम है विश्वास भागवत। एक ऐसा इंस्पेक्टर जिसकी आंखों में भरी है नफरत और अंदर जल रही है एक अधूरी आग। उस पर इल्जाम है कि उसने एक आरोपी को कस्टडी में इतना पीटा कि उसके हाथ पैर टूट गए। सीनियर अफसर उससे पूछताछ करते हैं, क्यों पीटा था तूने उसे? भागवत ठंडे चेहरे से जवाब देता है, वो खुद गिर गया था। लेकिन सब जानते थे ये झूठ है। उसकी आंखों में गुस्सा था और गुस्से के पीछे कोई पुराना जख्म। अब उसका सस्पेंशन तो रुक जाता है, लेकिन उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है रॉबर्ट्सगंज। सीनियर उससे कहते हैं, भागवत, अब तू किसी अपराधी में अपने पुराने दुश्मन को मत ढूंढना। हर केस को केस की तरह देखना। पंडित दीक्षित को भुला दे। यानी कि भागवत के अंदर कोई पुराना दर्द, कोई अधूरा बदला चल रहा था। अगले दिन भागवत अपनी बीवी और बेटी के साथ रॉबर्ट्सगंज पहुंचता है। शहर में दंगे चल रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं और पुलिस चारों तरफ तैनात। रात को उसे लोकल पुलिस ऑफिसर्स पूनम वाले केस की पूरी जानकारी देते हैं। अब तक जो पता चला था वो ये, पूनम घर से 5,000 रुपए, कुछ जेवर और एक शादी का जोड़ा लेकर गई थी। उसका फोन रात रात भर किसी से बात करता था। सबको लग रहा था ये लव अफेयर का मामला है। भागवत कॉल रिकॉर्ड निकलवाता है और एक नंबर उसके सामने आता है, एक अनजान नंबर जिससे पूनम की लगातार बातें हुई थी। वो तुरंत अपने जूनियर को कहता है, इस नंबर की पूरी डिटेल निकालो, ट्रेस करो और फौरन रिपोर्ट लेकर आओ। अगले दिन पुलिस स्टेशन में भीड़ लगी है। थाने के बाहर प्रदर्शनकारी जमा है। स्थानीय नेता न्याय चाहिए के नारे लगा रहे हैं। भागवत थाने के अंदर बैठा है, शांत चेहरा, पर आंखों में झलकती है थकान और तिलमिलाहट। वो पूनम के पिता से कहता है, कौन सी बड़ी बात है, लव अफेयर का मामला होगा, वो खुद ही भागी होगी। पिता की आंखों में आंसू है। वो कहते हैं, साहब, मेरी बेटी ऐसी नहीं थी। 10 दिन हो गए हैं, न कोई खबर, न उसका चेहरा देखा। भागवत कुछ पल खामोश रहता है, फिर कहता है, 15 दिन में तुम्हारी बेटी वापस आ जाएगी। अब कहानी एक और मोड़ लेती है। कट टू बनारस। यहाँ मिलती है एक नई लड़की, मीरा, कॉलेज में पढ़ने वाली। रोज के सफर में उसे एक लड़का दिखाई देता है, समीर, थोड़ा बड़ा, साइंस का टीचर, सभ्य, शांत और मुस्कुराता हुआ। एक दिन सड़क पर मीरा के बगल से गुजरते हुए वो कहता है, तुम रोज इस रास्ते से जाती हो? मीरा हंसकर सिर झुका देती है और यहीं से शुरू होता है एक नया रिश्ता, धीरे धीरे प्यार में बदलता हुआ और फिर खतरे में उतरता हुआ।
इधर रॉबर्ट्सगंज में भागवत को कॉल रिकॉर्ड की रिपोर्ट मिलती है। वो नंबर किसी प्रवीण साहू का निकलता है। वो परिवार से पूछता है, कोई जानता है इस नाम को? सब सिर हिलाकर मना कर देते हैं। भागवत थोड़ी खोजबीन करता है और आखिर प्रवीण मिल जाता है। वो ईंट भट्ठे पर काम करता था। भागवत पूछताछ करता है। प्रवीण कहता है, साहब मैं किसी पूनम को नहीं जानता। ये नंबर तो मेरी बहन कौशल्या का है। वो फरवरी से गायब है। रिपोर्ट भी लिखाई थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। भागवत के माथे पर शिकन गहराती है। एक गुमशुदगी ने दूसरी का दरवाजा खोल दिया था। उधर बनारस में समीर रोज मीरा का इंतजार करने लगा है। वो उसके कॉलेज के बाहर खड़ा रहता है। गंगा घाट पर उसकी राह देखता है। एक शाम घाट के किनारे समीर कहता है, मीरा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, कल गंगा घाट पर मिलना, बस एक बार। मीरा मुस्कुराती है और हाँ कह देती है। लेकिन अगले ही दिन घाट पर कुछ लोग आते हैं, लोकल लड़कियां, कुछ बुजुर्ग, और समीर पर हल्ला बोल देते हैं। उसे घसीट कर पीटते हैं, चेहरा काला करते हैं। कारण पब्लिक प्लेस पर अशोभनीय हरकत। मीरा चीखती है, रोती है और समीर के लिए उसका प्यार अब डर में बदलने लगता है। रॉबर्ट्सगंज में भागवत को अब कौशल्या के कॉल रिकॉर्ड्स मिलते हैं। 2 नए नंबर सामने आते हैं और दोनों लड़कियों के हैं जो अब गायब है। भागवत के सामने एक पैटर्न बन रहा था। एक पूनम गायब हुई तो उसके कॉल रिकॉर्ड से कौशल्या मिली। कौशल्या से 2 और लड़कियां, और वो दोनों भी गायब। अब तक लगभग 10 से 15 लड़कियां अलग अलग इलाकों से लापता थी। हर बार केस बंद, हर बार रिपोर्ट फाइल और हर बार कोई सबूत नहीं। भागवत अपने जूनियर से कहता है, इन सबका कनेक्शन जरूर होगा, कोई तो धागा है जो इन्हें जोड़ता है। जूनियर धीरे से कहता है, साहब कुछ साल पहले भी ऐसा हुआ था। सीकरी गांव में। भागवत रुकता है, सुनता है। वहाँ कुछ लड़कियां गायब हुई थी। फिर एक दिन मंदिर के पास कुटिया में आग लगी और अंदर उन लड़कियों के कपड़े मिले थे। सबको लगा तंत्र विद्या के लिए मारा गया। भागवत गहरी सांस लेता है। वो 1984 का केस था, पंडित दीक्षित का केस। तंत्र विद्या कुछ नहीं थी। उस वक्त 8 लड़कियां गायब हुई थी। उनमें से एक मेरी बहन भी थी, मोना भागवत। अगले दिन भागवत को एक नई लीड मिलती है। एक लड़की जो कुछ दिनों पहले गायब हुई थी। उसके घर की तलाशी में कविता शास्त्री नाम की एक महिला का नंबर मिलता है। पेशे से एक फोटोग्राफर। कविता का स्टूडियो मनवाड़ी नाम की जगह पर था। जांच आगे बढ़ती है और भागवत को पता चलता है कि जिन लड़कियों को रहस्यमय कॉल्स आते थे वो सभी मनवाड़ी इलाके के आसपास से ही कॉल किए गए थे। मनवाड़ी प्रदेश का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया। भागवत तुरंत वहाँ रेड मारता है, लेकिन कविता वहाँ नहीं मिलती। वो किसी काम से नेपाल गई थी और नहीं कोई गायब हुई लड़की वहाँ पाई जाती है। भागवत वहाँ के एक डीलर से बात करता है जो उसे बताता है कि यहाँ की लड़कियाँ कहीं और भेज दी जाती है और बाहर से यहाँ दूसरी लाई जाती है ताकि कोई सुराग कभी न मिले। ये सुनकर भागवत के अंदर गुस्से की आग भड़क उठती है। वो उस डीलर को बेमी से पीट डालता है। दूसरी तरफ समीर और मीरा की कहानी चल रही होती है। समीर मीरा को शादी के लिए प्रपोज करता है। मीरा भी उससे सच्चा प्यार करती है और बिना किसी झिझक के हाँ कह देती है। रात को भागवत अपने कमरे में बैठा होता है। उसे अपनी बहन की याद आती है। वो बहन जो एक दिन ऐसे ही गायब हो गई थी और फिर कभी नहीं मिली। आंखों से आंसू गिरते हैं और दर्द उसके चेहरे पर उतर आता है। उसी वक्त उसे खबर मिलती है कि कविता नेपाल से लौट आई है। भागवत उसे थाने बुलाता है लेकिन वो नहीं आती तो वो खुद उसके घर पहुंच जाता है। भागवत कविता से एक और गायब लड़की चंदा पाल के बारे में पूछताछ करता है। वो बताती है कि ये नंबर चंदा पाल का नहीं बल्कि सूरज जायसवाल नाम के एक व्यक्ति का है। वो एक बार उसके पास कुछ फोटो डेवलप कराने आया था और फिर लगातार उसके पीछे पड़ गया था। कविता एक विधवा थी, एक बेटे की माँ। सूरज उसकी जिंदगी में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था। वो उसके बेटे तक के स्कूल पहुँच गया था। कविता ने किसी तरह उससे पीछा छुड़वाया। वो भागवत को वो फोटोज दिखाती है जो सूरज डेवलप करवाने आया था। तस्वीरें रैंडम थी लेकिन भागवत को कुछ अजीब लगा, जैसे कोई गहरी चाल के हिस्से हों। भागवत फिर से उलझन में पड़ जाता है क्योंकि उसके पास अब तक कोई ठोस सबूत नहीं था। उधर समीर और मीरा का रिश्ता और गहरा हो चुका था, लेकिन मीरा जानती थी कि उसका परिवार इस रिश्ते को कभी मंजूर नहीं करेगा। समीर उसे कहता है, हम भाग चलते हैं। मीरा आंसुओं के बावजूद उसका साथ देने को तैयार हो जाती है। दशहरे के दिन दोनों शहर छोड़कर निकल जाते हैं। मीरा का दिल भारी है। घर छोड़ने का दुख उसे खा रहा था, लेकिन समीर उसे प्यार
और वादों में ढाप देता है। वे एक लॉज में रुकते हैं। समीर मीरा से कहता है, वो लाल साड़ी पहनकर दिखाओ, बहुत सुंदर लगोगी। मीरा हंसते हुए तैयार होती है। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। उधर भागवत को एक नई सूचना मिलती है। सैकड़ों कॉल्स में से 2 मोबाइल्स के IMEI नंबर मैच हुए हैं। एक मोबाइल अभी अभी 20 सेकंड के लिए ऑन हुआ था। टीम तुरंत लोकेशन ट्रेस करती है और एक लड़के को पकड़ लेती है। वो कहता है, सर ये फोन मेरा नहीं, मैंने बस अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करने के लिए किसी और का फोन यूज किया था। भागवत आगे पूछताछ करता है तो उसके दोस्त से पता चलता है कि ये फोन एक एक्सीडेंट के दौरान मिला था, जिस स्कूटर पर नेताजी की फोटो लगी थी। यही बात भागवत के दिमाग में क्लिक करती है। उसे याद आता है, कविता के पास जो फोटो आई थी उनमें से एक में भी स्कूटर पर नेताजी की तस्वीर थी। मतलब वो तस्वीरें रैंडम नहीं थी। अब राज खुलने लगा था। भागवत स्कूटर की डिटेल्स निकलवाता है। रजिस्ट्रेशन किसी राजकुमार सिरातिया के नाम पर था। उसकी फोटो जब कविता को दिखाई जाती है, वो तुरंत पहचान लेती है, यही है सूरज। अब सच सामने आता है, राजकुमार सिरातिया ही सूरज और वही समीर था। एक ही आदमी, 3 अलग अलग चेहरे। भागवत को अब चेहरा मिल चुका था। उसकी तलाश शुरू हो गई। दूसरी तरफ राजकुमार अपने घर भदोही लौट चुका था, जहां उसकी पत्नी सुमित्रा और बेटा उसका इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, वो शादीशुदा था। वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। उसके लिए केक और गिफ्ट लेकर आया था। भागवत को अब पता चलता है, राजकुमार की 2 बीवियां थी, एक रेवा में और दूसरी भदोही में। दोनों को एक दूसरे के बारे में पता था, पर किसी को कोई एतराज नहीं। वो पेशे से टीचर था, लोगों के बीच इज्तदार नाम, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो पढ़ाता कहाँ है। भागवत अपनी टीम को आदेश देता है, उसे किसी भी हालत में पकड़ो। कविता उसकी मदद करती है। वो राजकुमार को बस स्टॉप पर बुलाती है। भागवत और उसकी टीम आसपास छिप जाती है। राजकुमार आता है, कविता से बात करता है। डरी हुई कविता कांप रही थी, लेकिन तभी भागवत अपनी टीम के साथ उसे चारों ओर से घेर लेता है। राजकुमार गिरफ्तार हो जाता है। वो कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन भागवत जानता था ये आदमी आसानी से नहीं टूटेगा। वो कहता है, 48 घंटे तक इसे न खाना मिलेगा न नींद। राजकुमार चुप रहता है, बार बार वही दोहराता है, मैं निर्दोष हूँ। जब उसके घर की तलाशी ली जाती है, पुलिस को कई गहने और सामान मिलते हैं। एक जोड़ी गहनों की पहचान होती है, वो एक लापता लड़की के हैं। भागवत राजकुमार को गहने दिखाता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, जैसे उसे कुछ पता ही न हो। अगले दिन भागवत उसकी दोनों बीवियों को थाने बुलाता है। सुमित्रा, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, कहती है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, बस मेरे गहने लौटा दो। दूसरी बीवी, जो सच में उससे प्यार करती थी, उसकी हालत देखकर टूट जाती है। भागवत अब राजकुमार को कहता है, पूनम कहाँ है, बता दे, नहीं तो तू और सुमित्रा दोनों जेल जाओगे। राजकुमार अब भी इनकार करता है। तब भागवत कहता है, सुमित्रा ने खुद कहा है कि उसे तुझसे कुछ मतलब नहीं और ये गहने पूनम के हैं। ये सुनकर राजकुमार भड़क उठता है, भागवत की कॉलर पकड़ लेता है। भागवत गुस्से में उसे मारता है। राजकुमार हंसकर कहता है, अब तेरी नौकरी गई, मेरी पसली तोड़ दी। भागवत शांत स्वर में कहता है, अगर तोड़ी होती तो तू बोल भी न पाता। अगले दिन भागवत सुमित्रा पर 3rd डिग्री करवाता है। राजकुमार टूटने लगता है और फिर वो बोलता है, पूनम ज्वेलरी शॉप में काम करती थी, उम्र निकल रही थी, शादी नहीं हो रही थी, मैंने उसे प्यार दिया और वो मुझ पर विश्वास कर बैठी। राजकुमार की जुबान अब जहर उगल रही थी। मैं उसे भगाकर दूसरे शहर ले गया, लॉज में रात बिताई और सुबह कहा, अपने गुरुजी से मिलना है, लेकिन उनसे मिलने से पहले ये दवाई खा लो ताकि प्रेगनेंसी न हो। वो दवाई असल में साइनाइड थी। वो वही मर गई। राजकुमार उसके गहने सामान सब समेटकर लौट आया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भागवत उस शहर की पुलिस से संपर्क करता है। पता चलता है, हाँ, 5 अक्टूबर को एक लाश मिली थी, कोई पहचानने नहीं आया, अंतिम संस्कार कर दिया गया। भागवत की आंखों में दर्द भर आता है। वो पूनम के घर जाकर उसके माता पिता से माफी मांगता है, मैं आपकी बेटी को नहीं बचा सका। भागवत का चेहरा थका हुआ था, उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ सवाल थे। कितनी और लड़कियां इस दरिंदे का शिकार बनी होंगी, कितनी जिंदगियां उसने एक झूठे प्यार के बहाने निगली होंगी। राजकुमार के चेहरे पर अब भी कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने कोई पाप नहीं, कोई कामयाबी
हासिल की हो। भागवत अपनी टीम के साथ राजकुमार को उसी जगह लेकर जाता है जहां पूनम को जहर दिया गया था। वहीं चार्जशीट तैयार होती है। लॉज के उस बाथरूम में अभी भी उस सन्नाटे की गूंज थी जहां एक और मासूम ने जिंदगी से हार मान ली थी। वापस लौटते वक्त राजकुमार मुस्कुराता है। भागवत उसे देखता है। क्यों मुस्कुरा रहा है तू? राजकुमार कहता है, आप सोच भी नहीं सकते कितनी बार मैंने ये सब किया है। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि वो गर्व से अपने पापों को सुनाने लगता है। पहली लड़की साल 2005 में फंसाई थी, फिर दूसरी, तीसरी और ऐसे ही 19 तक पहुंच गया। हर शब्द जहर से भरा था, हर याद किसी और की मौत की कहानी थी। आखिरी थी मीरा। उसकी आवाज ठंडी और स्थिर थी। वो भी वही गलती कर बैठी, मुझसे प्यार करने की। वो बताता है कि कैसे उसने मीरा को भी बस स्टॉप पर लाया। उसे कहा कि ये दवाई प्रेगनेंसी रोकने की है, और वो बेचारी अपने प्यार पर भरोसा करते हुए जहर निगल गई। भागवत के भीतर कुछ टूट जाता है। उसकी मुट्ठियां कस जाती है। वो कहता है, तू इंसान नहीं, राक्षस है। और इसी के साथ इस केस का नाम पड़ता है भागवत चैप्टर 1 द राक्षस। अगले दिन राजकुमार को कोर्ट में पेश किया जाता है। वो अहंकार से भरा खड़ा होता है और कहता है, मैं अपना केस खुद लड़ूंगा, और याद रखिए, मैं यहाँ से बाइज्ड बरी होकर निकलूंगा। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी, जैसे उसे यकीन हो कि दुनिया उसकी चाल में फंस जाएगी। जांच जारी रहती है। भागवत दिन रात सबूतों की तलाश में लगा रहता है। एक गवाह मिलता है जिसने राजकुमार को पूनम के साथ बस स्टॉप पर देखा था। एक और आदमी सामने आता है जो बताता है कि 2003 में राजकुमार एक ज्वेलरी लूट केस में पकड़ा गया था। तब पिटाई के बाद उसने एक बात कही थी, अब कोई काम अधूरा नहीं छोड़ूंगा। शायद वहीं से उसने कसम खाई थी हर हत्या को पूरा करने की। कोर्ट में अब गवाह आते हैं। एक पंडित गवाही देता है कि राजकुमार उसके पास आया था। वो कहता है, वो कह रहा था कि उसने एक कुंवारी के साथ पाप किया है और फिर उसे जहर देकर मार डाला। लेकिन राजकुमार बड़ी चालाकी से उस बयान को पलट देता है। वो पंडित को अपनी बातों में उलझा देता है। फिर डॉक्टर आता है जिसने पूनम का पोस्टमार्टम किया था। वो कहता है, बाथरूम की कुंडी अंदर से बंद थी। ऐसा लग रहा था कि लड़की ने खुदकुशी की है। और बस राजकुमार वहीं से केस का रुख मोड़ देता है। वो कोर्ट में ठंडे स्वर में कहता है, मैंने किसी को नहीं मारा, उन्होंने खुद को मारा है, अपनी मोहब्बत की नाकामी से। उसकी चालाकी की बारीकियां सबको झकझोर देती है। हर केस, हर लड़की, वो सबको इस तरह बहकाता कि मौत खुदकुशी लगती। भागवत गुस्से से भर जाता है, लेकिन उसके पास ठोस सबूत नहीं है। वो सोचता है, कहीं तो होगा वो साइनाइड का सुराग। वो उस अत्तर की दुकान तक पहुंचता है जहां से राजकुमार अक्सर अत्तर खरीदा करता था। वहां उसे दुकान का मालिक बताता है कि उसके पिता चांदी की ज्वेलरी भी बेचते थे और जेल में राजकुमार से उनकी मुलाकात हुई थी। वही आदमी राजकुमार को साइनाइड देने लगा, जो चांदी साफ करने के नाम पर इस्तेमाल होता था। भागवत उस आदमी को कोर्ट में बुलवाता है, लेकिन वहाँ राजकुमार फिर अपनी मीठी जुबान और चालों से उसे घुमा देता है। अगर मैंने साइनाइड खरीदा तो रिसीट कहाँ है? गवाह डर के मारे बयान बदल देता है, नहीं, मैंने कुछ नहीं बेचा था। केस खिंचता चला जाता है। महीने, फिर साल, 14 साल बीत जाते हैं। राजकुमार आजादी से घूमता है और भागवत की आंखों में निराशा उतर आती है। एक एक सबूत जैसे राख में बदल गए थे। रात को घर लौटकर वो अपनी पत्नी से कहता है, मैं उसे सजा दिलाए बिना चैन से नहीं मरूंगा। थके हुए स्वर में वो जोड़ता है, वो लड़कियां इंसाफ चाहती हैं और मैं उन्हें दिलाऊंगा। भागवत अब भी हर फाइल, हर नाम पर काम करता है। तभी उसे एक बात याद आती है। राजकुमार ने एक बार देवलोक लॉज का जिक्र किया था, लेकिन अजीब बात ये थी कि 1900 केस में किसी भी देवलोक लॉज का नाम नहीं था। भागवत अपनी टीम को तैनात करता है। पूरे इलाके में 3 देवलोक नाम के लॉज मिलते हैं। एक एक लॉज में पूछताछ होती है। तीसरे लॉज के रिसेप्शनिस्ट की आंखें चौड़ी हो जाती है। हाँ, ये आदमी तो आया था यहाँ। उस एरिया के पुलिस स्टेशन से जानकारी मिलती है कि उसी लॉज के बाथरूम से एक लड़की बेहोश मिली थी, लेकिन वो जिंदा थी। भागवत का दिल धड़कने लगता है। शायद यही वो गवाही है जो इस राक्षस को फांसी तक पहुंचा सकती है। वो उस लड़की को ढूंढते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है। नर्स बताती है लड़की का नाम शालू था। उसे दवाई से डर लगता था तो उसने गोली चाटकर छोड़ दी। साइनाइड पूरा नहीं गया, वो बच गई। वो 40 दिन कोमा में रही, फिर धीरे धीरे जिंदगी में लौटी। अब 1.5 साल से नई पहचान के साथ रह रही थी। शादी हो चुकी थी, एक बच्चा था और अपने अतीत को हमेशा के लिए भूल चुकी थी। भागवत उस नर्स से विनती करता है, कृपया
उसका पता दे दीजिए। कई जिंदगियां उसके बयान पर टिकी है। नर्स उसे पता दे देती है। भागवत उस लड़की से मिलने जाता है। वो अब मीरा बन चुकी थी। हाँ, वही मीरा जो राजकुमार के प्यार में पड़ी थी। वो जिंदा थी, लेकिन टूटी हुई, डर में जीती हुई। भागवत उसके दरवाजे पर खड़ा होकर कहता है, मीरा, तुम ही हो वो आखिरी उम्मीद। अगर तुम गवाही नहीं दोगी तो वो राक्षस फिर आजाद घूमेगा। मीरा की आंखें भर आती हैं। वो कहती है, मैं अब फिर उस नर्क में नहीं जाना चाहती। मेरे पति, मेरा बच्चा, मैं फिर से नहीं टूट सकती। भागवत उसकी आंखों में देखता है, तुम बची थी ताकि औरों को इंसाफ मिल सके। लंबी चुप्पी के बाद मीरा सिर झुका देती है, लेकिन उसका पति इनकार कर देता है। हमने बहुत झेला है, फिर से वो सब नहीं। दिन बीतते हैं, फिर एक सुबह कोर्ट के दरवाजे खुलते हैं और मीरा अंदर प्रवेश करती है। राजकुमार की आंखें फैल जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि वो कैसे जिंदा है। कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। मीरा गवाही देती है। उसके हर शब्द के साथ सच्चाई अदालत की दीवारों में गूंज उठती है। राजकुमार अब टूट चुका था। कोर्ट उसे सभी मामलों में दोषी ठहराता है और एक मामले में फांसी की सजा। ये केस 14 साल चला था। राजकुमार ने रहम की गुहार भी लगाई, लेकिन ना जनता ने, ना अदालत ने, ना खुद भगवान ने उसे माफ किया। मीरा के साहस और भागवत के अटल संकल्प ने अंततः उस राक्षस को सजा दिलाई। जब फैसला सुनाया जाता है, भागवत बाहर आकाश की ओर देखता है। हल्की हवा चल रही थी और सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो आंखें बंद करके धीरे से कहता है, अब उन सबको शांति मिलेगी।